क्या ऐसा कभी हुआ है कि जब आप ऑटोकैड के अंदर कोई काम कर रहे हैं और आपने कुछ प्रॉब्लम फेस की हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑटोकैड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आप ऑटोकैड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर वो ऑब्जेक्ट ही नहीं बन रहा, या फिर क्लिक कर रहे हैं वो ठीक से नहीं बन रहा, या फिर ऐसा भी कभी भी हो जाता है जैसे आप ऑटोकैड के अंदर कोई ब्लॉक इंसर्ट कर रहे हैं और ब्लॉक इंसर्ट करते वक्त उसका साइज़ ही बड़ा हो गया हो या फिर छोटा भी हो गया हो, जो कि ओरिजिनल उसका साइज़ आपने सेव किया था उससे बढ़ गया हो। तो इसके पीछे का क्या रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो आज इन्हीं रीजंस का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द PTSCAD एक्सपर्ट। मैं हूँ आपका दोस्त रजत फासर। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे हिडन फीचर्स और ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप ना सिर्फ इनको सॉल्व कर सकते हैं बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी को और काम करने के तरीकों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। और हाँ, जानकारी से याद आया, हमने ऑटोकैड के ऊपर एक बिगिनर्स लेवल से कोर्स बनाया हुआ है जो कि मेरा ही कोर्स है, और ये जो कोर्स है ये PTSCAD एक्सपर्ट ऐप के ऊपर अवेलेबल है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूर चेकआउट करें उस ऐप को, कॉस्ट नॉमिनल है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट को लेकर, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनिट की जो कमांड आती है वो आती है UN एंटर, ठीक है। तो आप सभी इस यूनिट कमांड के अंदर इस ऑप्शन को ज़रूर जानते होंगे, दैट इज़ द इंसर्शन स्केल। अब इस इंसर्शन स्केल का बहुत सा लोग मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि जब हम इस यूनिट को चेंज कर रहे हैं तो पूरी ड्राइंग की यूनिट चेंज हो रही है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको आर्किटेक्चर किया और यहाँ पे इंचेस ऑलरेडी सेट है और मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब ओके करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे मैंने इसकी डायमेंशन दी। मान लीजिए मैंने 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट का एक डायमेंशन दिया। ये देखिए, तो हमारे पास एक 10 फीट का डायमेंशन आ गया। इस तरह से 10 फीट बाय 10 फीट का रेक्टेंगल बना लिया। मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर लेता हूँ डायमेंशन में जाके, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ आर्किटेक्चर के अंदर, और यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया, सेट करंट क्लोज। तो जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ ना 10 फीट आ रहा है, ये देखिए, और एक यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए दोनों 10 फीट हैं। अब 10 फीट यहाँ पे मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ, जैसे मैंने रख दिया बॉक्स के नाम से रखा मैंने। पहले तो पिक पॉइंट दिया हमने, पिक पॉइंट देना है, उसके बाद पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, रेक्टेंगल है, और इसको कर दिया मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट, ओके कर दिया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आई एंटर करके इसको इंसर्ट किया, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 2021 में अलग तरीके से आता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे यहाँ पे पॉइंट नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह की इनसे इंसर्ट हो रहा है, मतलब नॉर्मली आप ऐसा इंसर्ट करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने गलती से यूनिट चेंज कर दी। जैसे अगर आपने इंसर्शन स्केल में यहाँ पे ले लिया आपने फिट गलती से और ओके कर दिया, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, तो अब देखिए क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो यूनिट है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए, देख रहे हैं, यूनिट चेंज करने के बाद जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो बहुत छोटा आ रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि कई बार जब हम इस यूनिट को चेंज कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे mm कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेसिमल में जाके इसको mm कर देता हूँ और ओके किया, तो अब आप देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली जैसे जैसे हम यहाँ पे यूनिट्स चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ऑब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज़ चेंज कर रहा है। तो ये काफ़ी बार लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। आप ज़्यादा अगर ऐसे कुछ दिक्कत फेस कर रहे हैं तो पहले तो आप ये चेक करिए कि ऑटोकैड की जो यूनिट है वो किस में सेट है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने यहाँ पर किया हुआ है mm में, तो यहाँ पर आप mm वाली यूनिट के अंदर ही ऑब्जेक्ट को बना के उसको सेव करें, ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि मान लीजिए अगर हम इसको राइट ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हमारा मैं एक नई ड्राइंग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने यूनिट सेट कर रखी है सपोज़ आर्किटेक्चर के अंदर, या चलिए मैंने ले लिया डेसिमल में mm, ठीक है, और mm ले लिया, ओके किया इसको,
और यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए जैसे मैंने जो राइट ब्लॉक कमांड लगाई WB एंटर, यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ इंचेस में, ठीक है। मैंने इंचेस में रखा और यहाँ पे मैंने ब्लॉक में गया, बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने जैसे डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया, ठीक है, एग्जांपल के लिए। और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। अब ओके करने के बाद मैं जैसे ही इस ड्राइंग में आ जाता हूँ तो मैंने जैसे इसको उठाया तो अब आप देख सकते हैं ड्राइंग का जो ओरिजिनल साइज़ है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसकी यूनिट दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे mm में मिलेगी, लेकिन जो हमने ड्राइंग है वो हमने किस में सेव की थी, इंचेस में। तो ये स्केल बहुत बार चेंज होता है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिस स्केल में आप अपना जो ब्लॉक है वो जो सेव करने जा रहे हैं वो किस में सेव करने जा रहे हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। ये था यूनिट को लेकर जिसके अंदर हमने इंसर्शन स्केल को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा की है। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब आ जाता है हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, वो है स्केल को लेकर। स्केल के अंदर एक ऑप्शन आता है रेफरेंस का ऑप्शन। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्केल कमांड लगाता हूँ SC एंटर करके, या फिर अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट लूँगा तो उसका एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी यहाँ पे मैं पहले तो यूनिट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने आर्किटेक्चर किया, इंचेस ऑलरेडी है और यहाँ पे मैंने प्रिसीजन डिफाइन कर दिया, ओके किया। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वॉल बना लेता एग्जांपल के लिए। मान लीजिए मैंने एक वॉल इस तरह से बनाया, ठीक है, 4 फीट जैसा आप चाह रहे हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ही ले लिया, मान लीजिए मैं एक रूम ही बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डायमेंशन ले लेता हूँ 10 फीट बाय 10 फीट, ठीक है, इस तरह से। ओ एंटर करके मैंने ऑफसेट किया, 9 इंचेस का ऑफसेट कर दिया यहाँ पे मैंने बाहर की तरफ, ठीक है। मैं एक शॉर्ट रूम बना रहा हूँ यहाँ पे, और इस तरह से मैंने 3 इंचेस, फिर यहाँ पे 3 फीट 1 इंच, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको ऑफसेट किया, 3 फीट पे मैंने इसको ऑफसेट कर दिया, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे ऑफसेट किया। और यहाँ पे मैंने आर्क लगाया, ठीक है, ऑर्थो मोड ऑन है, यहाँ से मैंने क्लिक किया इसको और ये मैंने क्रिएट कर दिया। तो कुछ ऐसा मैंने यहाँ पे डोर मान लीजिए क्रिएट कर दिया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लेंथ डिफाइन की 3 फीट 3 इंच की, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऑफसेट कर दिया, ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो ये पूरा ऑब्जेक्ट है ये एक साथ पूरा स्केल हो और यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे या फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, स्केल कमांड लेंगे, इस तरह से सेट करेंगे और इस तरह से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे स्केल करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कमांड लगानी है SC एंटर, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, बेस पॉइंट दिया, यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे रेफरेंस का ऑप्शन, ठीक है। तो पहले तो आप रेफरेंस बता दें कितनी लेंथ ले रखी है आपने उसके हिसाब से, उसके बाद यहाँ पे आपको कितना लेंथ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं वहाँ तक बता दें। तो ये देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा स्केल होके अब यहाँ पे पहुँच चुका है। तो इस तरीके के अगर आप दिक्कत फेस कर रहे हैं या फिर कैसा भी जो भी आप चीज़ें फेस कर रहे हैं, इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये बहुत ही छोटा सा ऑप्शन है लेकिन बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है, आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा स्केल को लेकर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस अब आ जाता है हम अपनी इनिशियल स्क्रीन की तरफ, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम वेलकम स्क्रीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे वेलकम स्क्रीन के नीचे यहाँ पे अगर आप आए, जैसे ये स्टार्ट ड्राइंग दिख रहा है, इसके नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको अलग अलग टेम्पलेट्स मिलती हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को इन टेम्पलेट्स के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, कि कौन सी टेम्पलेट हमें चूज़ करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारी टेम्पलेट्स दी हुई हैं, जैसे कि ACAD का मतलब क्या होता है, ACAD 3D का मतलब क्या होता है, ACAD ISO क्या है, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो मैं आपको हल्का सा क्लियर कर देता हूँ। जब आप फिट इंचेस में काम करना चाह रहे हैं, जब आप मान लीजिए आप यूनिट नहीं चेंज करना चाह रहे तो उसके लिए आप ACAD.AWT लेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको डायरेक्ट
इंचेस वाली फाइल मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें mm की तो हम यहाँ पे चूज़ करते हैं ACAD-ISO.TWT, ठीक है। इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास, जैसे कि यहाँ पे आपको आर्किटेक्चरल टेम्पलेट वगैरह यहाँ पे मिलती है। बेसिकली टाइटल ब्लॉक के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्लिक करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आर्किटेक्चर काम आप करना चाहते हैं, तो ये देखिए आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये जिन लोगों को लगता है सर हम डायरेक्ट नहीं बना पा रहे, हमसे शीट नहीं बन रही है, तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे सिविल की है, आर्किटेक्चर मैट्रिक है। जैसे मैं सिविल पे क्लिक करता हूँ तो आपको इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन टेम्पलेट्स का यूज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि ACAD 3D किसके लिए यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ ACAD 3D की, तो ये बेसिकली आपका 3D के लिए यूज़ होता है। जो अभी आप 3D में काम करना चाह रहे हैं तो वो वाली टेम्पलेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि Ctrl+N करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ, Ctrl+N प्रेस किया मैंने यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे शीट्स पे आएँ तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इस तरीके से शीट साइज़ वगैरह मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप में से कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट भी देखता है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। जैसे मैंने डायरेक्ट ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपका पास प्रॉपर यहाँ पे शीट साइज़ आ रहा है। तो आपको बार बार में टेम्पलेट बनाने की या इन सब की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत काम की चीज़ है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टेम्पलेट वाला ऑप्शन। इसके बाद आते हैं हम अगले ऑप्शन की तरफ। सो गाइस, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है लिमिट्स को लेकर, ठीक है। आप में से बहुत से कम लोग लिमिट्स कमांड के बारे में बहुत कम जानते होंगे। ज़्यादातर लोगों को बस इतना ही पता है कि लिमिट कमांड का मतलब क्या है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक शीट है, तो नॉर्मली आप सब जानते होंगे कि लिमिट कमांड कैसे अप्लाई करते हैं। अगर नहीं भी पता तो आप इसका एक ट्यूटोरियल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमें लिमिट कमांड लगानी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, REC एंटर किया, ठीक है, 0,0 एंटर किया, और यहाँ पे आप डायमेंशन बता दीजिए। जैसे कि आप चाह रहे हैं 50x40 का, तो इस तरह से आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं ये आपकी लिमिट आ गई, ठीक है। तो ऐसा कई बार हो जाता है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाई कर दी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिमिट में गए और यहाँ पे मैंने लोअर लेफ्ट कॉर्नर स्पेसिफाई किया। वैसे अगर हम लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ कि लिमिट किस तरह से अप्लाई की जाती है। जैसे पहला लोअर लेफ्ट कॉर्नर स्पेसिफाई कर दिया और अपर राइट कॉर्नर स्पेसिफाई कर दिया, तो हमारी लिमिट अप्लाई हो गई। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऑन और ऑफ के। आप लिमिट तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जैसे कि अभी हम इसके अंदर काम कर पा रहे हैं। ये देखिए अभी हम इस एरिया में काम करवा रहे हैं और बाहर भी काम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने लिमिट अप्लाई कर दी, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिमिट वाले ऑप्शन में जाके इसको ऑन कर दिया और फिर आप काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे काम नहीं होगा। तो ये एक काफ़ी बार ऐसा इशू आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने गलती से लिमिट अप्लाई कर रखी है और मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और एक पल के लिए तो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और फिर आगे जाके कहीं क्लिक ही नहीं हो रहा। तो आप ज़रा ये चेक कर लीजिए कि कहीं मेरी लिमिट ऑन तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट हटाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आ जाएं और लिमिट को कर दें ऑफ। तो अब आप देख सकते हैं आपकी लिमिट हट चुकी है और आप इजीली काम कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में ही मैं आपको यहाँ पे पेपर साइजेस के बारे में भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप पेपर साइजेस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आपको A0 से लेके A4 तक दिया हुआ है। मोस्टली हम इन्हीं के ऊपर काम करते हैं। A5 तक भी जाता है, लेकिन हम जो मोस्टली जो काम करते हैं, जो A0 का जो सबसे बड़ा साइज़ होता है वो हम यहाँ पर लेके चलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो 841 mm बाई 1189 mm जो है वो आई थिंक सबसे बड़ा साइज़ है यहाँ पे। मान लीजिए आपको इसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ड्राइंग के अंदर। मैंने जैसे यहाँ पे ड्राइंग ली, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया फिर से वही, और 0,0 से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डायमेंशन अप्लाई की। डायमेंशन मैंने दी 841, ठीक है, लेंथ मैंने दी और 1100
और इस तरह से मैंने लिमिट दे दी है। तो ये आप देख सकते हैं एक इस तरीके से आपको एक A0 का जो बड़ा साइज़ होता है ये एक्चुअली पोर्ट्रेट है, लेकिन अगर आप लेंथ वाइज लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से काम करना चाह रहे हैं, इस तरह से करना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें। तो किस तरह से आप लिमिट अप्लाई करते हैं आप जानते ही हैं। सबसे पहले तो आपको लोअर लेफ्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करना है, उसके बाद अपर राइट कॉर्नर। तो अब आपकी लिमिट लग चुकी है, लेकिन अभी भी नहीं लगी है क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट को ऑन नहीं किया। तो अब आप देख सकते हैं आपकी लिमिट अप्लाई हो चुकी है, आप इसके अंदर आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हैं, आप इस तरह से वर्क करना चाह रहे हैं तो यू कैन वर्क ऑन दिस। और ऐसा अगर आप कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप बाहर भी काम करना चाह रहे हैं तो LIM एंटर करें और यहाँ पे इसको ऑफ कर दे। तो इस तरह से अब आप बाहर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लिमिट को लेकर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो गाइस अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है ओवरकिल कमांड को लेकर। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है, तो आपको याद होगा कि आपसे यहाँ पे एक छोटी सी लाइन छूट गई थी, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप इसको एडवांस सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मैक्स में एक्सपोर्ट किया इसको या स्केचअप में एक्सपोर्ट किया। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे जब ड्राइंग इंसर्ट होती है मैक्स के अंदर, तो वहाँ पे एक एक्सट्रूड का ऑप्शन आता है जहाँ पे आप एक साथ प्लान को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो आपके पास वो पूरी लाइन्स होनी चाहिए अच्छे से प्रॉपर। ठीक है, उसके ऊपर एक लाइन अलग से नहीं बनी होनी चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए इसके ऊपर, मान लीजिए मैं इस तरह से लाइन्स बना देता हूँ इसी के ऊपर ही। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे इस तरह से लाइन्स बना रखी हैं। तो मैं बता दूँ कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हुई हैं आपके सिस्टम में, या फिर अगर आपसे ड्राइंग नहीं बन रही है, आप मैक्स में नहीं बना पा रहे हैं एडवांस सॉफ्टवेयर में ठीक से, तो आप यहाँ आके चेक कर ले कि कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं है। अगर ओवरलैपिंग है तो उस लाइन को डिलीट करिए। कैसे? तो देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। ठीक है, पहला सिंपल तरीका तो ये है, लेकिन यहाँ पे ये तरीका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी ड्राइंग है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये यहाँ पे आए, जैसे एग्जाम्पल के लिए अब आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी ड्राइंग है हमारे पास। अब सोचिए कि इतनी बड़ी ड्राइंग के अंदर मेरे को सभी जो ओवरलैप लाइन्स हैं उनको मुझे हटाना है, तो हम कैसे हटा सकते हैं? तो अब वापस से वो इसी ड्राइंग पे आ जाता हूँ। इनिशियल लेवल पे आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे ओवरकिल कमांड को। ठीक है, तो ओवरकिल कमांड से क्या होता है कि जो आपकी एक्स्ट्रा लाइन है वो रिमूव हो जाती है। तो जैसे मैंने ओवरकिल कमांड लगाई, पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया। यहाँ पे किसके बेसिस पे हम रिमूव करना चाह रहे हैं वो आप बता दीजिए, जैसे कलर, लेयर और थिकनेस। यहाँ पे आप टॉलरेंस बता दीजिए, टॉलरेंस वैल्यू को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, और यहाँ पे आप कर दीजिए ओके। तो अब आपकी लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी यहाँ पे आपको ओवरलैप्ड लाइन नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ छोटे से ड्राइंग पे करके दिखाया है। मान लीजिए बहुत बड़ी ड्राइंग है तो सारी ड्राइंग्स को सिलेक्ट कर दीजिए और ओवरकिल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन है वो सारी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरकिल कमांड। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से हम यहाँ पे AutoCAD के अंदर काम कर पा रहे हैं, कैसे हमारा अब थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे बढ़ी है। ठीक है, तो ये कुछ हिडन फीचर्स हैं और कैसे ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने काम करने का जो तरीका है उसे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, वैल्यू मिली होगी। आपको वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए। हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और हाँ, अगर आप AutoCAD को अच्छे से सीखना चाहते हैं एज अ बिगिनर लेवल पे, तो मैंने AutoCAD फॉर बिगिनर्स करके एक कोर्स बनाया हुआ है जो कि टोटली फॉर बिगिनर्स है, जहाँ पे आपको बेसिक लेवल पे कैसे AutoCAD काम करता है, कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं, उसको मैंने कवर किया है और काफ़ी डिटेल में कवर किया है। तो वो जो कोर्स है वो हमारे PTA SCAD एक्सपर्ट ऐप के ऊपर ऑलरेडी पब्लिश है, जाके ज़रूर चेकआउट करें। सो बस आज के लिए इतना ही। Till then, this is Rajat Fasilia saying goodbye and take care from PTA SCAD expert. Bye bye guys. See you in the next one.